साथियों नमस्कार। साथियों, किसान कम्युनिटी ने एक वाकई में ही बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ये सरकारों के लिए भी है और ये दूसरे उन लोगों के लिए भी है कि जो किसानों के ऊपर कुछ चीज़ें थोपते हैं। ठीक है, किसान भाइयों ने भी ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि यदि हमारे लिए ज्ञान के स्रोत उपलब्ध होंगे तो हम उनसे सीखेंगे भी। ठीक है, लेकिन हमें बताने के लिए कोई आदमी तो चाहिए जिसके ज़रिए से हम सीखें। तो किसान भाइयों ने ये वाकई में ही कर दिखाया है, चाहे वो यूट्यूब से उन्होंने सीखा हो, चाहे दूसरे स्रोतों से सीखा हो। लेकिन किसान भाइयों ने अब बहुत बड़े स्तर पर बदलाव इस चीज़ में किया है कि बहुत सारे किसान भाई अब जो पहले पराली को जला देते थे, उसका सिर्फ धुआं और राख दिखाई देता था खेतों में, अब वो पराली जब किसान भाई पानी लगा के खाद लगा के उसमें जुताई करते हुए दिखाई देते हैं, पराली की जुताई करते हैं, ये वाकई में ही काबिले तारीफ होता है और बड़ा सुकून मिलता है मन को कि चलो किसान भाइयों का ये एक रुझान बढ़ रहा है। ये वाकई में आगे आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा और हर किसान ज़्यादातर पराली को खाद के रूप में उपयोग करेंगे। साथियों, अब जब भी हम निकलते हैं कहीं भी देखते हैं खेतों में, तो बहुत सारे किसान भाई, ज़्यादातर सभी जिन्हें अपनी पुआल को पशुओं के लिए नहीं रखना है, वो किसान भाई खेत में जुताई करके उसका खाद बनाते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने खाद बनने के बाद में भी ये पूछा है कि हम अपने खेत में पलेवा करके अब गेहूं की बुवाई करेंगे, तो पलेवा करने के समय हमें कौन कौन से खाद और भी लगाने चाहिए जिससे कि हमारी मिट्टी में सुधार हो और हमारी खेती अच्छी हो। तो साथियों, मैं यहाँ पर कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिन भी किसान भाइयों के खेत धान के हैं या ज्वार के हैं या बाजरा के हैं या मक्का के हैं, तो देखिए, जब भी ये पराली गलती है या कोई भी अंश या अवशेष गलता है खेत में, तो उसमें ज़्यादातर संख्या में दीमक पैदा हो जाती है और उस दीमक का नेगेटिव जो इफेक्ट होता है वो हमारी अगली फसल में देखने को मिलता है और ये आप सभी जानते हैं। ज़्यादातर हम अगर अपने खेत में खाद डालते हैं, जो भी गोबर की सड़ी गली खाद होती है, वो भी दीमक को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है और दीमक ज़्यादातर खाद लगे हुए खेतों में हो जाती है। या बहुत सारी मिट्टी जो कि भुरभुरी मिट्टी होती है, उसमें भी दीमक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें भी दीमक हो जाती है। ठीक है, तो जिन भी किसान साथियों को ये लगता है कि उनके खेतों में दीमक हो जाती है, वो किसान भाई 10 से 12 किलोग्राम चूना बुझा हुआ ज़रूर ले लें। ठीक है, और बहुत सारे किसान भाई जो कि गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं, वो किसान भाई यहाँ पर लगभग 10 से 12 किलोग्राम जिंक सल्फेट ज़रूर लें गेहूं की फसल के लिए। खासकर गेहूं में जिंक की बहुत ज़रूरत होती है और जिंक को लगाना हम ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो जिंक 10 से 12 किलोग्राम लेना है आपको और 10 से 12 किलोग्राम चूना लेना है बुझा हुआ, जिसे हम कलई के नाम से भी जानते हैं। साथियों, अगला प्रोडक्ट आपको लेना है यहाँ पर हरा कशिश 10 से 12 किलोग्राम लौह पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए। अगर आप ये 3 प्रोडक्ट, ठीक है, और अगर आपको सल्फर, अगर आपने अपने खेत में सल्फर धान की समय पर नहीं लगाई है, तो 5 से 6 किलोग्राम सल्फर भी इसके साथ में मिक्स कर लें। तो देखिए, ये 4 प्रोडक्ट होंगे। सल्फर 5 किलो, इसके साथ में चूना बुझा हुआ 10 से 12 किलो, जिंक सल्फेट 10 से 12 किलो और उसके साथ में हरा कशिश 10 से 12 किलो। इन चारों प्रोडक्टों को आप अपने खेत में बुरकाव कर दें। बुरकाव करके या तो जुताई लगा दें या फिर पलेवा कर दें सीधे। पलेवा अगर आप करोगे तो पलेवा करने के बाद जब आपके खेत की पलेवा आएगी, उस समय पर आप अपने खेत की बिजाई आसानी से कर पाओगे। इन प्रोडक्टों को पहले क्यों लगाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण है। जो सल्फर होता है, सल्फर 8 से 10 दिन ले लेता है हमारी मिट्टी में रमा होने में, यानी कि मिट्टी के ओपन जो रंध्र होते हैं उनमें सल्फर पहुंचने में 8 से 10 दिन का समय ले लेता है। दूसरा, जो चूना होता है बुझा हुआ, वो चूना हमारे खेत में आई हुई दीमक को उसके नीचे भेज देता है। कभी भी दीमक खत्म नहीं होती खेत से, वो नीचे चली जाती है अपने घरों में रहने के लिए। ठीक है, तो चूना उस दीमक को हटा देता है। अगला पॉइंट, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश, वो भी मिट्टी में अच्छे प्रकार से आसपास फैल जाते हैं। साथियों, जब हम डीएपी लगाते हैं अपने खेत में, जब गेहूं की बिजाई करते हैं उस समय हम डीएपी लगाते हैं। डीएपी लगाएं या सिंगल सुपर फास्फेट लगाएं, उस समय पर जब हम उसकी बिजाई करते हैं तो दाना अगर हमारा डीएपी का संपर्क में आ जाता है सल्फर के या जिंक सल्फेट के, तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद जो डीएपी की मात्रा होती है वो सल्फर की और जिंक सल्फेट की इनकी वैल्यू को खत्म कर देती है। इसलिए कभी भी जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। इसीलिए हमें जिंक सल्फेट
और फेरस सल्फेट और जो सल्फेट वाले तत्व हैं उनको पहले ही पलेवा से पहले अपनी मिट्टी में दे देना चाहिए, जिससे कि हमारी डीएपी का रिजल्ट भी अच्छा है और जिंक सल्फेट का रिजल्ट भी अच्छा मिले। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और साथियों, ये लगाने के बाद में जब हम गेहूं की बिजाई करें तो बिजाई के समय पर हम अपने गेहूं में ट्रीट कर लें। एक तो सबसे पहले ट्रीट कैसे करना है मैंने कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है, और फिर भी अगर आपको वीडियो नहीं देखा हो तो आप लगभग 100 ग्राम यहाँ पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% ले लें, और उससे अपने बीज को ट्रीट करने के लिए बस कुछ छींटे हल्के हल्के गेहूं पर डाल दें। पानी डालने के बाद में हल्का पानी, बहुत मामूली, जिससे कि दवा ट्रीट हो सके, उस पर लग जाए, कोट हो सके, और उसे एक रात छांव में सुखा दें। सुखाने के बाद में अगले दिन सुबह उसकी बिजाई आप कर सकते हैं। ठीक है, डीएपी मिला लें, उसके साथ में यूरिया 35 किलोग्राम मिला लें। डीएपी आपको अगर मिल जाती है तो 35 किलो से 50 किलोग्राम तक मिला सकते हैं। अगर आपके पास में डीएपी नहीं उपलब्ध है तो सिंगल सुपर फास्फेट मिला सकते हो, एक बैग डाल दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। साथियों, 1 एकड़ जमीन की आप बिजाई इस टाइप से कर सकते हो, क्योंकि पहले आपने अच्छे पोषक तत्व खेत को दे दिए और आपकी फसल अब अच्छी होगी। साथियों, इस टाइप से आप बिजाई करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।